हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम कुपोषण पढ़ने वाले हैं। कुपोषण का संपूर्ण निचोड़ पढ़ने वाले हैं। कुपोषण अकेले से ही 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं। कुपोषण का संपूर्ण टॉपिक आपको इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल शेप में करके हेडफोन लगा के बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक फैक्ट जो बताऊँगी, हर एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ से आपके 100% एक एक क्वेश्चन छपेगा और आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग को आप मंकी फेस कहते हैं? इनमें से कौन सा रोग है जो मंकी फेस कहलाता है? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कुपोषण की। कुपोषण कितने प्रकार का होता है? कुपोषण क्या होता है? कुपोषण क्या होता है? शरीर में पर्याप्त मात्रा में संतुलित मात्रा ना मिलना, शरीर को पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ की संतुलित मात्रा ना मिलना, मतलब पर्याप्त मात्रा में जितनी कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है, जैसे कि 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आवश्यक ही है तो वो ना मिल पाना। जैसे कि पर्याप्त मात्रा में एक महिला को 46 ग्राम प्रोटीन आवश्यक है, वो 46 ग्राम प्रोटीन ना मिल पाना, है ना। पर्याप्त मात्रा में हर विटामिन की मात्रा ना मिल पाना। तो ये चीज़ें अगर बसा को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाना, बसा जो ICMR 2024 के अनुसार लगभग 27 ग्राम बसा चाहिए एक सामान्य पुरुष महिला को और 30 ग्राम गर्भवती महिला को चाहिए। तो अगर ये पर्याप्त मात्रा में बसा भी नहीं मिलती तो वो क्या कारण बनता है? कुपोषण का कारण बन जाता है। कुपोषण को 2 प्रकार में बांटा है। एक तो होता है अल्प पोषण और एक होता है अति पोषण। जब बहुत ज़्यादा पोषण हो जाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा ही मात्रा असंतुलित हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वो अति पोषण कहलाता है और कम खाते हैं तो वो क्या कहलाता है? अल्प पोषण। अल्प पोषण का कारण क्या हो सकता है? गरीबी हुई, अशिक्षा हुई, जागरूकता की कमी हुई। ये सारे कारण जो होते हैं वो अल्प पोषण के होते हैं। जबकि अति पोषण क्या होता है? बहुत ज़्यादा खाना, लग्जरियस लाइफ जीना, बहुत ज़्यादा, इन सब कारणों से अति पोषण होता है। तो ये सब कारण कुपोषण के प्रकार होते हैं। बात करते हैं इनमें से किस रोग को आप मंकी फेस पूछते हैं, ये पूछ रहे हैं। अब मंकी फेस के लिए आपको 2 चीज़ें समझना जरूरी होता है। आपने पढ़ा होगा PEM। PEM को हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। इस मतलब हमारे शरीर में प्रोटीन और प्रोटीन द्वारा ऊर्जा की कमी हो जाना, उसको हम कुपोषण बोलते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब प्रोटीन की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में ग्रसित हो जाते हैं। उनमें सबसे मेन जो रोग होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है वो होता है, एक होता है मरासमस और एक होता है क्वासियोरकर। क्या होता है? एक होता है मरासमस और एक क्या होता है? क्वासियोरकर। मरासमस में क्या होता है? मरासमस को हम सूखा रोग भी बोलते हैं। मरासमस को हम क्या बोलते हैं? सूखा रोग भी बोलते हैं। मरासमस में क्या होता है? पूरे शरीर में से पोषक पदार्थ निकल जाते हैं, पूरा शरीर एकदम सूख जाता है। तो वो सूख के एकदम हड्डी हड्डी दिखने लगती है। अब जब व्यक्ति की हड्डी दिखेगी तो उसका हड्डी वाला चेहरा सामने आएगा, मतलब एकदम वो मंकी जैसा दिखने लगेगा। हमारे शरीर से अगर हम मांस निकाल दें तो हम जो अंदर हमारे पूर्वज हैं तो हम उन्हीं जैसे लगने लगेंगे। तो वही स्थिति होती है कि बच्चे का पूरा मांस अगर निकल जाता है तो वो हड्डी हड्डी दिखने लगती है, जिसके कारण उसका फेस कैसा हो जाता है? मंकी फेस हो जाता है। तो मरासमस की जो स्थिति बनती है वो मंकी फेस की बनती है। क्वासियोरकर में एक स्थिति अलग हो जाती है। क्वासियोरकर में क्या होता है कि एडिमा भी हो जाता है साथ में। क्वासियोरकर में क्या होता है? साथ में एडिमा भी हो जाता है। एडिमा से मतलब क्या होता है? फैटी लीवर हो जाता है, शरीर का पानी बाहर नहीं निकलता है, शरीर में पानी जम जाता है जिसके कारण सूजन आ जाती है और बच्चे का जो चेहरा होता है ना, एकदम मून जैसा फूला फूला दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि फूला है, वो फूला हुआ चांद सा चेहरा दिखता है, लेकिन वो चांद सा चेहरा कुपोषण के कारण होता है। कुपोषण क्या हो जाता है कि लीवर में सूजन हो जाती है, पूरे शरीर में सूजन हो जाती है, क्योंकि शरीर का जो पानी होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर नहीं निकलता। हमारे शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकलता है। ADH। ADH इस हार्मोन में, ADH होता है इस हार्मोन की क्या होता है? शरीर में अधिकता हो जाती है। ADH की क्या हो जाती है? अधिकता होती है। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो क्या हो जाता है? शरीर में पानी जमा हो जाता है। इसे अनुचित एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, इसको SIADH भी बोला जाता है। इस स्थिति में शरीर में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है और रक्त में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्यास आती है, प्यास लगती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सोडियम की भी कमी हो जाती है, कोमा जैसी स्थिति भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस रोग में हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये अगर एक क्वेश्चन आता है एडिमेटस कुपोषण किसे कहते हैं, तो क्वासियोरकर को ही हम एडिमेटस कुपोषण बोलते हैं। ठीक है, और क्वासियोरकर को और क्या बोलते हैं? क्वासियोरकर को हम मून फेस वाला रोग बोलते हैं। मून फेस।
तो मून फेस वाला रोग क्वासियोरकर है और मंकी फेस वाला रोग मरासमस है। ये दोनों फैक्ट क्लियर हुए। ये दोनों में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, मून फेस किसे कहते हैं और मंकी फेस किसे कहते हैं। तो मून फेस किसको बोलते हैं, क्वासियोरकर को बोलते हैं, क्योंकि उसमें ही क्या हो जाता है, एडिमा भी हो जाता है। और मरासमस को क्या बोलते हैं हम, मरासमस को हम बोलते हैं मंकी फेस या सूखा रोग। इसके अलावा दो चीज़ें और याद रखिए, स्टंटिंग और वेस्टिंग। स्टंटिंग और वेस्टिंग। स्टंटिंग क्या होता है, स्टंटिंग को हम बोलते हैं नाटापन। स्टंटिंग को हम क्या बोलते हैं, नाटापन बोलते हैं। नाटापन का मतलब होता है कि अपनी आयु के अनुसार वजन का कम होना। और वेस्टिंग मतलब क्या होता है, अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग या अपनी आयु के अकॉर्डिंग वजन क्या होता है, कम हो जाता है। जब वजन कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिंग बोलते हैं। और जब नाटापन हो जाता है, हाइट कम हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टंटिंग बोलते हैं। जन्म के अकॉर्डिंग या उम्र के अनुसार हाइट कम होना स्टंटिंग कहलाता है, और वजन कम होना क्या कहलाता है, वेस्टिंग कहलाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। ये जो नाटापन होता है या जो स्टंटिंग होती है, ये इसको हम क्रोनिक कुपोषण बोलते हैं। क्रोनिक कुपोषण क्यों बोलते हैं, क्योंकि और ये वेस्टिंग क्या होता है, ये अचानक से हो जाता है, अचानक से सडनली होता है। अब जैसे कि 1 महीना भी बच्चे का कुपोषण हो गया, कुपोषित हो गया, तो वो दुबला हो जाता है, और अगले महीने उसने खाना खा लिया अच्छे से, अच्छा पोषण मिलने लगा, अच्छा स्वास्थ्य हो गया, तो वो अच्छा हो जाता है। तो ये वेस्टिंग जो होता है ना, वो मतलब अचानक से हो जाता है। जबकि स्टंटिंग जो होता है क्रोनिक कुपोषण होता है। लगभग 1-2 साल 3 साल बच्चा लगातार कुपोषण में रहा हो, तो उसका जो हाइट होती है वो एकदम से कम हो जाती है, जिसको हम बोनापन कहते हैं। ये मेन इसमें आयोडीन की भी कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी से भी बोनापन होता है। ये 2017 के पेपर में आया था कि किस खनिज तत्व की कमी से बोनापन होता है, तो आयोडीन की कमी से बोनापन हो जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के पढ़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे 3 या 4, है ना, हर टॉपिक से। तो उस हाई लेवल के चक्कर में ऐसा मत करना कि बेसिक क्वेश्चन भी भूल जाओ, क्योंकि बेसिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हर एग्ज़ाम में बेसिक का परसेंटेज ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू हाई। क्वेश्चन जो देते हैं वो कुछ क्वेश्चन देते हैं थोड़ा सा लेवल को बढ़ाने के लिए, बाकी जो देते हैं। और सबसे मेन बात, सभी पोर्शन को बराबर महत्व देना। ऐसा नहीं न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि योजना पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं प्रबंधन पे ध्यान दे रहे हो। प्रबंधन को सबसे कम ध्यान देना, मैथ्स रीजनिंग को सबसे कम ध्यान देना। प्रबंधन में केवल पंचवर्षीय योजना आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से करना है। पंचवर्षीय योजना हो गया, थोड़ा सा समाज के बारे में पढ़ लो, ये वाले क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो 10-15 नंबर के क्वेश्चन वो ऐसे पूछे जाते हैं कि उसमें 7-8 क्वेश्चन कोई बिना पढ़े भी कर देगा, और 7-8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन प्रबंधन में आते हैं, जो मेनली आपके मतलब दिमागी बौद्धिक स्तर को बताते हैं। पढ़ने से, रटने से, कुछ भी कठिन लगाने से नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग करने से होगा। उसके अलावा जो बाल विकास वाला चैप्टर है, उसमें आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, एड्स हुआ, बाल श्रम नीतियाँ हुआ, बाल कानून हुआ, इन पे मेन फोकस करना है, यहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मरासमस हो जाएगा। मंकी फेस किसको बोलते हैं, मरासमस को बोलते हैं। और क्वासियोरकर को क्या बोलते हैं, मून फेस बोलते हैं। स्टंटिंग मतलब क्या होता है, स्टंटिंग मतलब होता है बोनापन। स्टंटिंग को हम क्या बोलते हैं, बोनापन या नाटापन बोलते हैं। किसकी कमी से हो जाता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से सबको ही पता है, ये आयोडीन भी कुपोषण में ही आएगा। इसके अलावा आपसे पूछें क्या रतौंधी भी कुपोषण के अंतर्गत आता है। हाँ, बिल्कुल कुपोषण के अंतर्गत आता है। कोई भी रोग जो होता है, किसी की अगर कमी से होता है, किसी भी रोग की या किसी भी तत्व की या किसी भी खनिज पदार्थ की कमी से होता है, तो वो कुपोषण के अंतर्गत ही आता है। वो किसके अंतर्गत आता है, वो कुपोषण के अंतर्गत ही आता है, यदि वो किसी चीज़ की कमी से हो रहा है। तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो सूज जाती है। थायराइड ग्रंथि क्या होती है, सूज जाती है। थायराइड ग्रंथि कैसी हो जाती है, सूज जाती है, इसके कारण, जिससे कि जो हमारे गले में एक एडम शेप पाया जाता है, या गले में यहाँ पर एक स्वर तंत्र पाया जाता है, उसके कारण ये हो जाता है। स्वर यंत्र के नीचे दिखाई देता है। इसमें आमतौर पर ये दर्द नहीं होता है, इसमें ये दर्द रहित झिल्ली होती है। आपसे पूछ सकते हैं, ग्वाइटर के कारण जो झिल्ली सूज जाती, क्या उसमें दर्द होता है, दर्द नहीं होता है। और इसके कारण थायराइड की गांठें, थायराइड कैंसर, ये सब हो जा सकता है। ग्वाइटर को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ये
थायराइड ग्रंथि हो जाती है। ये थायराइड ग्रंथि का आकार इसमें बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होती है, कुछ लोगों में ये कभी कभी बहुत थायराइड ग्रंथि बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और कुछ लोगों में थायराइड ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है। बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन निकलने लगता है, और कम सक्रिय होती है तो कम निकलने लगता है। असंतुलन बोल सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि के में के असंतुलन से गोइटर रोग हो जाता है। किसके कारण? थायराइड ग्रंथि के असंतुलन से भी ये रोग हो जाता है। बढ़े हुए थायराइड ग्रंथि के कारण नॉर्मली ये रोग होता है। और किस में प्रॉब्लम करता है? स्वर यंत्र में ये प्रॉब्लम करता है। इसमें बोलते हैं थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और ये ऑटो इम्यून बीमारी होती है, अपने आप ही हो जाती है। ऑटो इम्यून बीमारी ये होती है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अपन आयोडीन की। तो आयोडीन की कितनी मात्रा शरीर को आवश्यक है? आयोडीन की 150 ग्राम मात्रा आवश्यक है। मेल को भी 150 चाहिए है और फीमेल को भी 150 चाहिए। बात करें अगर हम प्रेग्नेंट लेडी की, तो प्रेग्नेंट लेडी को 250 चाहिए है। प्रेग्नेंट लेडी को कितनी चाहिए? 250। अगर हम बात करें लैक्टिंग मदर की, मतलब धात्री महिला या स्तनपान कराने वाली की, तो उसको 280 ग्राम चाहिए है, माइक्रोग्राम चाहिए। माइक्रोग्राम में दी जाती है ये, 150 ग्राम नहीं, माइक्रोग्राम। 150 माइक्रोग्राम एक सामान्य पुरुष को 150 माइक्रोग्राम, एक सामान्य महिला को 150 माइक्रोग्राम, एक गर्भवती महिला को 250 माइक्रोग्राम और लैक्टिंग मदर को 280 माइक्रोग्राम चाहिए रहता है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक जो छोटा सा बच्चा होता है, जो नवजात बच्चा होता है 6 से 12 महीने का, उसको लगभग 100 माइक्रोग्राम जो आयोडीन चाहिए रहती है। जो बच्चा होता है छोटा सा नवजात जो बच्चा होता है, उसको लगभग 100 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। उस समय उसको इसलिए ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि उस समय वो वृद्धि कर रहा होता है, और वृद्धि के लिए आयोडीन बहुत आवश्यक है। आयोडीन किस में दिया जाता है? माइक्रोग्राम में दिया जाता है। माइक्रोग्राम को हम म्यूजी या एमसीजी दोनों से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे ज़्यादा कुपोषण का शिकार कौन से बच्चे होते हैं? सबसे ज़्यादा कुपोषण का शिकार इनमें से क्या कौन होते हैं? सबसे ज़्यादा कुपोषण का शिकार कौन होते हैं? वयस्क होते हैं, बच्चे होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, या कोई नहीं? तो सबसे ज़्यादा कुपोषण का शिकार बच्चे होते हैं। बच्चों को सब पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाना, गर्भवती माताओं से भी, माताओं को अगर पोषण नहीं मिलता तो बच्चा जो होता है वो भ्रूण अवस्था में ही कुपोषित सा हो जाता है। कुपोषण से सबसे ज़्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। इसके अलावा अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें तो गर्भवती महिलाएं भी होती हैं जो वो भी कुपोषण का शिकार होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शिकार 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, है ना। बात की जाए तो अगर WHO के अकॉर्डिंग देखें तो वर्तमान में लगभग 14% जो बच्चे होते हैं, वर्तमान में 14% जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो नवजात, मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चे ऐसे होते हैं जो 14% जो कुपोषण के ही शिकार होते हैं। मतलब देश में ऐसी स्थिति है कि जो 14% बच्चे होते हैं वो कुपोषण के ही प्रकार होते हैं। आपसे पूछें कि जो कुपोषण होता है, सबसे क्रोनिक कुपोषण कौन सा होता है? तो क्वासिओरकर जो होता है वो क्रोनिक कुपोषण में आता है। कौन सा? क्वासिओरकर क्रोनिक कुपोषण में आता है। क्रोनिक की बात आ रही है, जबकि कुपोषण की स्थिति जो ज़्यादा बनती है, जो सबसे ज़्यादा स्थिति बन जाती है, वो बन जाती है मरासमस में। मरासमस में 60% से भी ज़्यादा बच्चा जो होता है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगला है, क्या अंधा होना कुपोषण है? हाँ, बिल्कुल कुपोषण है। अंधा होना कुपोषण है, क्योंकि अंधा किस कमी से हो जाते हैं? विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं। विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। विटामिन ए की एक सामान्य महिला को अगर बात की जाए तो लगभग 840 माइक्रोग्राम एक सामान्य महिला को आवश्यक है। एक पुरुष की बात की जाए तो लगभग 900 माइक्रोग्राम एक पुरुष को आवश्यक है, और लगभग 900 ही समथिंग आप महिला को, वो जो गर्भवती महिला है उसको आवश्यक है, और धात्री महिला को लगभग 940 माइक्रोग्राम एक धात्री महिला को आवश्यक है। तो इस प्रकार से अगर इन सब की कमी हो जाती है तो कुपोषण हो जाता है, तो अंधा होना कुपोषण की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या कुपोषण का लक्षण है? झुर्रियाँ पड़ना बिल्कुल है, पेट फूलना ये भी है, वजन कम होना ये भी है, चिड़चिड़ा होना ये भी है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। सारे ही कुपोषण के लक्षण होते हैं। अगर बच्चे के शरीर में झुर्रियाँ सी पड़ रही हैं, पेट फूल रहा है तो मतलब उसको एडिमा है। एडिमा मतलब उसको कौन सा कुपोषण है? क्वासिओरकर कुपोषण है। वजन कम हो रहा है, तो वजन कम होना तो कुपोषण की निशानी होती है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन होता है, बच्चा चिड़चिड़ाने लगता है क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहती है। तो उपरोक्त सभी इसके कारण हो जाएंगे। अगला है, कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं? कुपोषण कितने प्रकार का होता है? तो कुपोषण 2 प्रकार का होता है। एक तो हो गया कौन सा?
अल्प कुपोषण और एक क्या हो गया, अति कुपोषण। एक होता है अल्प कुपोषण और एक क्या होता है, अति कुपोषण। और पर्याप्त मात्रा में संतुलित मात्रा नहीं में संतुलित आहार नहीं मिलना अल्प पोषण कहलाता है और बहुत ज़्यादा मिलना मतलब अति पोषण कुपोषण कहलाता है। अगला है कुपोषण स्थिति के, कुपोषण की जो स्थिति होती है उसको कितने व्यापक समूहों में बांटा गया है। कुपोषण की जो स्थिति होती है उसके व्यापक समूह कितने हैं। देखो उसके 4 मुख्य रूप होते हैं, कुपोषण के 4 मुख्य रूप होते हैं और उसके तो 4 उपसमूह होते हैं और व्यापक समूह कितने होते हैं, 3 व्यापक समूह होते हैं। कितने, 3 व्यापक समूह होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 व्यापक समूह जो होते हैं, एक तो होता है स्टंटिंग, एक होता है स्टंटिंग, एक होता है वेस्टिंग, एक होता है वेस्टिंग और एक होता है कम वजन वाला। एक क्या होता है, कम वजन वाला, इसको हम बोलते हैं अंडरवेट। ये 3 कैटेगरी होती हैं, स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया और कम वजन वाला हो गया। आपसे पूछेंगे कुपोषण को कितने व्यापक समूहों में बांटा है, तो कुपोषण को 3 व्यापक समूहों में बांटा जाता है। एक तो होता है स्टंटिंग होता है, एक होता है वेस्टिंग होता है और एक क्या होता है, कम वजन वाला होता है। कम वजन वाला होता है, एक कम वजन वाला होता है, स्टंटिंग होता है और वेस्टिंग होता है। स्टंटिंग को क्या बोलते हैं हम, स्टंटिंग को हम बोलते हैं बोनापन। मैंने अभी बताया था आयु के अनुसार या वजन के अनुसार हाइट का कम होना क्या कहलाता है, बोनापन कहलाता है। वेस्टिंग क्या कहलाता है, वजन का अपने उम्र के अनुसार वजन का बहुत कम होना वेस्टिंग का कहलाता है। और जो कम वजन क्या होता है, वजन कम वजन होता है आयु के अनुपात में। देखो वेस्टिंग का मतलब होता है आयु के वेस्टिंग का मतलब होता है ऊंचाई के अनुपात में कम वजन। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ऊंचाई के अनुपात में कम वजन। याद रखना वेस्टिंग का मतलब होता है ऊंचाई के अनुपात में कम वजन और ये अंडरवेट जो होता है उसका मतलब होता है आयु के अनुसार कम वजन। एक बार और अच्छे से समझ लो अलग कलर में। वेस्टिंग, स्टंटिंग और तीसरा क्या होता है, कम वजन या अंडरवेट। ये 3 व्यापक समूह होते हैं कुपोषण के। वेस्टिंग क्या होता है, ऊंचाई के अनुपात में, ऊंचाई के अनुपात में कम वजन, ऊंचाई के अनुपात में कम वजन मतलब लंबाई तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत लंबे निकल गए अमिताभ बच्चन जैसे, लेकिन वजन क्या है, बहुत कम है। स्टंटिंग क्या होता है, स्टंटिंग मतलब क्या होता है कि लंबाई जो होती है वो कम होना, ऊंचाई के अनुपात में कम वजन होना वेस्टिंग कहलाता है। और स्टंटिंग कहलाता है आयु के अनुपात में, आयु के अनुपात में कम लंबाई या कम ऊंचाई, आयु के अनुपात में कम ऊंचाई, आयु के अनुपात में कम ऊंचाई क्या कहलाता है, स्टंटिंग कहलाता है। और अंडरवेट क्या कहलाता है, आयु के अनुसार कम वजन जो कहलाता है वो आयु के अनुसार। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वेस्टिंग को, यहाँ पर ये वेस्टिंग को और ये अंडरवेट को, ये दोनों को ध्यान रखना। वेस्टिंग का मतलब होता है ऊंचाई के अनुसार कम वजन होना और अंडरवेट का मतलब होता है आयु के अनुसार कम वजन होना। और स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, आयु के अनुपात में कम ऊंचाई होना। तो आयु के बारे में बात करते हैं स्टंटिंग और अंडरवेट, जबकि वेस्टिंग क्या बात करता है, ऊंचाई के अनुसार कम वजन होना। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों ही समूह में हमने कुपोषण को बांटा। ये तीनों ही कुपोषण के व्यापक समूह रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कुपोषण के कितने उपरूप होते हैं। मैंने अभी बताया था कि कुपोषण के जो होते हैं 4 उपरूप कुपोषण के बताए गए हैं। कौन कौन से 4 उपरूप होते हैं, एक तो होता है कमजोरी, उपरूप क्या होते हैं, एक तो होता है कमजोरी, दूसरा होता है नाटापन या स्टंटिंग, नाटापन या स्टंटिंग, तीसरा होता है वेस्टिंग और चौथा होता है खनिज विटामिन की कमी। ये उपरूप होते हैं। चौथा क्या होता है, खनिज विटामिन की कमी। ये क्या हो जाते हैं, उपरूप होते हैं। तो अब व्यापक जो प्रसार में इसका जो प्रकार होते हैं 3 होते हैं और उपरूप कितने होते हैं इसके, उपरूप कितने होते हैं, 4 होते हैं। और व्यापक प्रचार के प्रसार के रूप में कितने होते हैं,
व्यापकता के रूप में कितने होते हैं, 3 होते हैं। और 4 इसके कितने किस प्रकार के रूप में होते हैं, जो इसके उपरूप होते हैं, मुख्य जो उपरूप होते हैं कुपोषण के, वो 4 होते हैं। जैसे कि अपन ने दो प्रकार होते हैं, अल्प पोषण, अति पोषण, ये इसके उपरूप होते हैं। और व्यापकता के आधार पर इसके कितने प्रकार होते हैं, व्यापकता के आधार पर हमने अभी पढ़ा, व्यापकता के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला है ऊंचाई के हिसाब से कम वजन को क्या कहते हैं। अब आप खुद सोचिए, ऊंचाई अभी मैंने आपको बताया, देखो बोनापन तो होगा नहीं क्योंकि वजन की बात कर रहे हैं। हाँ, अब ना ही स्टेंटिंग होगा क्योंकि स्टेंटिंग को भी हम बोनापन बोलते हैं। इन दोनों में आप सोचिए, इन दोनों में क्या होगा, ऊंचाई के हिसाब से कम वजन को क्या बोलते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप हमारा हम जीतेंगे बैच ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका रेट 499 हो गया है। और कल शाम को वहाँ पर हम पूरा वैक्सीन पढ़ाने वाले हैं। वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन, कितनी वैक्सीन किल्ड हैं, कितनी वैक्सीन लाइव हैं, इसके अलावा मतलब कौन सी जीवित वैक्सीन है, कौन सी मृत वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन की कितनी मात्रा दी जाती है, कौन सी वैक्सीन जो कितने स्टोरेज पर रखा जाता है, कितने डिग्री स्टोरेज पर रखा जाता है, इस और किस वैक्सीन की खोज किसने की थी, किस वैक्सीन की कब आई थी, किस वैक्सीन को कब टीकाकरण में शामिल किया गया था, सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और सबसे मेन चीज़ क्वेश्चन तो करेंगे, इन सारों की हम ट्रिक करेंगे। ये सारा हमारा जो मेन कोर्स है वो ट्रिकी कोर्स ही है। हम ट्रिक द्वारा ही सारे टॉपिक करवाते हैं। वीडियो लेक्चर्स रहते हैं वहाँ पे, और इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है। ये हमारा जो पूरा कोर्स रहता है टेलीग्राम के माध्यम से होता है। टेलीग्राम पर ही आपको टेस्ट ग्रुप मिलता है जहाँ पूरे समय टेस्ट होते हैं, टेस्ट द्वारा प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है, सारी जानकारियाँ वहाँ पर साझा की जाती हैं। एक टेस्ट ग्रुप मिलता है जहाँ पर टेस्ट ही टेस्ट चलते हैं। टेस्ट देने से जितना ज़्यादा आप बुक से नहीं पढ़ पाओगे, जितना ज़्यादा आप पीडीएफ से नहीं पढ़ पाओगे, जितना ज़्यादा कहीं से नहीं पढ़ पाओगे, जितना आप टेस्ट देने से सीखते हो। टेलीग्राम पर क्विज बोर्ड पर हम टेस्ट कराते हैं। हर टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, टॉपिक द्वारा हर टेस्ट कराया जाता है। हर टॉपिक के मैक्सिमम जितने एमसीक्यू होते हैं वो कराए जाते हैं। तो ये टेस्ट ग्रुप में 8 से 5 6 7 कभी भी टेस्ट हम ले लेते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देकर। इसके अलावा जो फाइनल टेस्ट होता है, प्रैक्टिस हम कराते रहते हैं फाइनल टेस्ट की। अब जो फाइनल टेस्ट होता है वो रात को 10 बजे होता है। जैसे कि आज रात को 10 बजे पूरा प्रबंधन का टेस्ट होने वाला था, लेकिन हमारे स्टूडेंट का कहना है कि एक दिन और उनको चाहिए है, तो कल उसका पूरा प्रबंधन का टेस्ट होगा। प्रबंधन के 200 प्रश्न मैराथन टेस्ट होगा, जिसमें प्रबंधन का सारे टॉपिक होंगे, जैसे कि जो अभिप्रेरणा है, सामुदायिक संगठन है, इसके अलावा पंचवर्षीय योजना है, समाज है, सतत विकास लक्ष्य है, नेतृत्व है, संप्रेषण कम्युनिकेशन है। ये सारे टॉपिक का टेस्ट होगा और इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। हमने सारी परिभाषा ट्रिक द्वारा याद करा दिए, सारे मॉडल ट्रिक द्वारा याद करा दिए, सारे संचार मॉडल ट्रिक द्वारा याद करा दिए, सब कुछ हमने ट्रिक द्वारा याद करा दिया। बस अब आपको प्रैक्टिस करना है। आज आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आज रात में प्रैक्टिस करेंगे, दिन में प्रैक्टिस करेंगे और रात को उसका टेस्ट दे देंगे, जिससे वो टॉपिक आपका पूरा का 3rd वाला जो सेक्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो आप भी ट्रिक द्वारा अगर तैयारी करना चाहते हैं, और सबसे मेन चीज़ अब हमने एक और चीज़ स्टार्ट कर दी है। एक तो आपको हमारे हम जीतेंगे बैच में एक पीडीएफ वीडियो लेक्चर्स और ट्रिक का ग्रुप मिलता है, लेकिन एक और चीज़ अभी हमने स्टार्ट कर दी है, प्रैक्टिस बैच। एक प्रैक्टिस बैच भी हमने अभी लॉन्च किया है हाल ही में। उसमें आपको एक टेस्ट ग्रुप मिलेगा, यही जो हम जीतेंगे वाला टेस्ट है वही टेस्ट मिलेगा, लेकिन आपको एक ग्रुप अलग से मिलेगा। उसमें हम जीतेंगे वाला बैच का ग्रुप नहीं मिलेगा टेलीग्राम का, उसका ग्रुप अलग मिलेगा जिसका नाम प्रैक्टिस बैच के नाम से ही है। इसमें क्या होगा, सारे आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, सारे आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिए जाएंगे। हर टॉपिक के एमसीक्यू आपको मिलेंगे, छोटे से छोटा, चाहे कुपोषण वाला टॉपिक हो, चाहे टीकाकरण का हो, मैक्सिमम इस टॉपिक से जितने एमसीक्यू बन सकते हैं वो आपको यहाँ दिए जाएंगे। तो या तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ले सकते हो, जिसमें ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक कराए जाते हैं। अगर आपको ट्रिक द्वारा नहीं पढ़ना है और आपको केवल हर टॉपिक के एमसीक्यू चाहिए है, टॉपिक वाइज इकट्ठे एक साथ एमसीक्यू नहीं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिए जाते हैं। एक एक टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हो एक पीडीएफ से। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका क्या हो सकता है, ऊंचाई के हिसाब से कम वजन को हम क्या बोल सकते हैं, या तो बेस्टिंग बोल सकते हैं या अंडरवेट बोल सकते हैं। तो अंडरवेट हम बोलते हैं आयु के अनुसार, अंडरवेट क्या बोलते हैं हम, आयु के अनुसार। जबकि ऊंचाई के अनुसार जो वजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिंग बोलते हैं। ऊंचाई के अनुसार कम वजन क्या कहलाता है, ऊंचाई के अनुसार जो कम वजन होता है उसको बेस्टिंग बोलते हैं, इसको दुबलापन भी बोलते हैं।
बेस्टिंग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, बेस्टिंग को दुबलापन भी बोलते हैं। बच्चे की लंबाई की तुलना में वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बच्चा दुबला, कमज़ोर एवं पतला दिखने लगता है और बच्चे के बार बार बीमार होने से भी यह स्थिति बन सकती है। तो ऊंचाई के हिसाब से या लंबाई की तुलना में वजन कम होना क्या कहलाता है, वेस्टिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टंटिंग क्या है? एक दीर्घकालिक बीमारी है, एक क्रोनिक बीमारी है, उपरोक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि जो स्टंटिंग होती है एक क्रोनिक बीमारी होती है, क्रोनिक बीमारी को ही हम दीर्घकालिक बीमारी बोलते हैं। मतलब बहुत लंबे समय से चली आ रही है, बहुत लंबे समय से आपको ग्रसित करके रखे, जिसके कारण क्या हो रहा है, लंबे समय से ग्रसित होने के कारण तो स्टंटिंग क्या होता है, स्टंटिंग क्या होता है, क्रोनिक बीमारी भी होती है, लंबी दीर्घकालिक बीमारी भी होती है, बहुत लंबे समय से चली आ रही होती है, उसको हम क्रोनिक बीमारियां बोलते हैं। 2-4 साल हो गए लगातार बच्चा कुपोषित में बना हुआ है, उसको संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या हो जाता है, स्टंटिंग हो जाता है। तो स्टंटिंग दीर्घकालिक बीमारी भी है और क्रोनिक बीमारी भी है, तो उपरोक्त दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उम्र के हिसाब से कम वजन को क्या बोला जाता है? उम्र के हिसाब से कम वजन, अब उम्र के हिसाब से कम वजन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंडरवेट बोलेंगे, क्योंकि उसका वजन कैसा है, उम्र के हिसाब से कम वजन है। अगर यही हाइट के हिसाब से कम वजन होता तो हम उसको क्या बोलते, वेस्टिंग बोलते। यदि ऊंचाई के अनुसार कम वजन होता तो उसको हम क्या बोलते, ऊंचाई के अनुसार कम वजन है तो वो क्या कहलाएगा, वेस्टिंग कहलाएगा। लेकिन उम्र के हिसाब से कम वजन है तो वो क्या कहलाएगा, अंडरवेट कहलाएगा। उम्र के हिसाब से अंडरवेट है बच्चा, क्योंकि अंडरवेट क्यों है, क्योंकि उसकी उम्र जितनी है उतना उसका वजन नहीं है। अगला है, कितने मान से अधिक वीएमआई को मोटापे को वर्गीकृत करता है? देखो वीएमआई जो होता है, वीएमआई कैसे नापते हैं, बॉडी मास इंडेक्स हम वीएमआई को बोलते हैं। इसमें जितनी भी टोटल हाइट होती है उस हाइट में जो वजन होता है उसका डिवाइडेशन करके हम बीएमआई निकालते हैं कि कितना उसका वजन होगा। किलोग्राम में वजन लिया जाता है, हाइट ली जाती है सेंटीमीटर में, उसके अकॉर्डिंग इसको निकाला जाता है। मतलब वजन और ऊंचाई के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। एक स्क्रीनिंग टूल होता है, इसमें वजन को मीटर वर्ग में ऊंचाई से भाग देना पड़ता है। जो वजन होता है, जैसे कि वजन सपोज कीजिए कि वजन है किसी का 75 और उसकी हाइट है हाइट समझ लो उसकी हाइट है 110 सेंटीमीटर इंटू 100, तो इसका और इसमें डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे हम बीएमआई निकाल लेते हैं। बीएमआई शरीर में वसा की मात्रा को सीधे नापता है, मतलब वसा की कितनी मात्रा होती है उसको सीधे नापता है बीएमआई। तो याद रखिएगा अब ये पूछ रहे हैं कि ये मोटापे को कैसे वर्गीकृत, इसमें कौन सा मान जो होता है वो मोटापे को वर्गीकृत करता है। बीएमआई का सूत्र अगर पूछ लें तो बीएमआई का सूत्र याद रख लो, बीएमआई इक्वल टू वेट अपॉन हाइट। ठीक है, जैसे किसी की वेट अगर देखें, वेट अगर किसी का 60 है और हाइट किसी की लगभग 2 मीटर है, ठीक है, तो उसका बीएमआई कितना आ गया, 30 आ गया। और 30 जो होता है बहुत ज़्यादा मोटापे की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन निकालते हैं। अब बात करते हैं कि किस मान से अधिक बीएमआई अच्छा होता है और किस मान से अधिक बीएमआई मोटापा होता है। देखो 18.5 से जो 25 होता है वो जो बीएमआई होता है एक सामान्य होता है। ठीक है, 18.5 से 25 तक बीएमआई जो होता है सामान्य होता है। 18.5 से अगर कम हो जाता है, 18.5 से अगर कम हो जाता है तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है, वो कुपोषित की कैटेगरी में आ जाता है। 18.5 से कम मतलब कम खाना मिल रहा है तो वो कुपोषित की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन 25 से ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पोषण मिल रहा है, तो वो किस श्रेणी में आ जाता है, मोटापे की श्रेणी में आ जाता है। 25 से अधिक बीएमआई होना मतलब मोटापा ज़्यादा होना, और 18.5 से कम होना मतलब कुपोषित होना। 18.5 से सामान्य तक 25 तक का जो बीएमआई होता है वो सबसे सामान्य होता है, 18.5 से 25। लेकिन 18.5 से कम हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। मतलब बच्चे को संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, उसका बीएमआई कम है, मतलब उसका जो ऊंचाई और वेट है जो समान अनुपात में नहीं है, उसकी ऊंचाई और उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसको पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उसका वजन कम है, तो इसलिए उसका बीएमआई कम होता है। और उसको उम्र हाइट भी के अनुसार उसको बहुत ज़्यादा वजन खाना मिल रहा है तो वो 25 से ज़्यादा हो जाएगा। 25 से तो मोटापा होता है, लेकिन अगर 30 हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ओबीज हो जाता है, ओवर मोटापा इसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है, 30 बीएमआई होता है।
जिसकी जो भी हाइट होती है उसको हम हाइट के अकॉर्डिंग इसको निकाल लेते हैं। जो भी जिसकी हाइट होती है उसके अनुसार हाइट को हम मीटर में भी निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं। बट इसमें जो बीएमआई में अगर हम वजन किलोग्राम में लेंगे तो हाइट को हम मीटर में लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक और चीज़ याद रखिएगा, 18 से कम, 18 से कम क्या हो जाएगा, कम वजन वाला हो जाएगा या अंडर वेट वाला हो जाएगा। 18 से कम वाला क्या हो जाएगा, 18 से कम वाला अंडर वेट हो जाएगा। ठीक है, 18.6 से 24.9 तक या 25 तक ये वाला कहलाएगा अच्छा वेट वाला, मतलब अच्छा सामान्य वजन है, उसका सामान्य वजन है, अच्छा है। ठीक है, 25 से 29.9 तक ओवर वेट कहलाता है, मतलब अधिक वजन कहलाता है। इसके अलावा जो अगर 30 वाला देख लें तो बहुत ज़्यादा ओवीस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ओवीस कहलाता है। अगर आपसे पूछें कि अगर आपसे ये पूछें कि 26, अगर किसी का बीएमआई 26 है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, तो अगर किसी का बीएमआई 26 है तो वो ओवर वेट कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा, ओवर वेट कैटेगरी में आएगा। अगर आपसे पूछें यदि किसी का वजन बीएमआई 17 है, अगर किसी का बीएमआई 17 है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, तो 17 से कम वाला किस में आएगा, अंडर वेट कैटेगरी में आएगा। बॉडी मास इंडेक्स का अगर आपसे सूत्र पूछें तो बॉडी मास इंडेक्स का सूत्र आप क्या बताओगे, वजन किस में, किलोग्राम में वजन बटे लंबाई, लंबाई किस में बताओगे, मीटर में। ठीक है, लंबाई मीटर में बताओगे तो वजन ईएमआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वजन बटे लंबाई हो जाएगा। इस प्रकार से अपन उसको नापते हैं। 18 से 25 तक जो होता है, 18.5 से 25 तक ये सामान्य होता है, और 18.5 से कम अगर ये हो जाता है तो ये इसकी स्थिति कम कुपोषण वाली हो जाती है, और अगर 25 से ज़्यादा हो जाता है तो अति पोषण वाली स्थिति बन जाती है। अगला है MUAC स्केल में अगर 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर मान आता है तो कुपोषण की स्थिति कौन सी होगी। MUAC स्केल में देखो, MUAC स्केल को हम क्या बोलते हैं, मिड अपर आर्म्स सरकमफेरेंस, क्या बोलते हैं, मिड अपर आर्म्स सरकमफेरेंस, इसको बोलते हैं मिड अपर, MUAC में आ जाएगा, M से आ जाएगा मिड, U से आ जाएगा अपर, है ना, आर्म, और सी से आ जाएगा सरकमफेरेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें किस तरह से नापते हैं, 18.5 से जो 11.5 से अगर कम होता है, 11.5 से अगर कम होता है तो जो कैटेगरी आ जाती है 11.5 से कम आ जाती है, सीवियर माल न्यूट्रिशन आ जाती है। क्या हो जाती है, सीवियर माल न्यूट्रिशन आ जाती है, इसको हम बोलते हैं सीवियर माल न्यूट्रिशन। ठीक है, बात की जाए अगर 11.5 से 12.5 तक, 11.5 से अगर हम 12.5 तक देखें तो ये मतलब रिस्क रहता है, लेकिन माल न्यूट्रिशन तो रहता है पर ये मध्यम माल न्यूट्रिशन रहता है। कैसा रहता है, मध्यम माल न्यूट्रिशन रहता है। ठीक है, बात की जाए अगर 12.5 से 13.5 तक की, तो 12.5 से 13.5 तक क्या होता है, नॉर्मल रहती है, और 13.5 से ऊपर रहता है कि अच्छा पोषित है, बच्चा सामान्य पोषित है। यहाँ पे अगर क्या बोल रहे हैं कि MUAC स्केल में 11.5 से 12.5 अगर आता है तो कुपोषण की कौन सी रैंक होगी, तो वो होगी मध्यम। क्या होगी, मध्यम रैंक होगी। देखो ये 11.5 से 12.5 आ रहा है तो मध्यम होगी, अगर 11.5 और 11.5 से कम आ रहा है तो वो गंभीर होगी, और स्केल पे लाल कलर आ जाएगा। मध्यम अगर होगा तो कौन सा आ जाएगा, पीला आ जाएगा। मध्यम अगर होगा तो क्या हो जाएगा, पीला आ जाएगा, और 11.5 से 12.5 तक इसमें आ जाएगा। 11.5 से 12.5 तक मध्यम हो जाता है। सामान्य क्या होता है, 12.5 से 13.5 तक सामान्य होता है। इसमें कौन सा कलर आ जाता है, हरा कलर आ जाता है स्केल में। और अति गंभीर क्या हो जाता है, 11.5 से भी अगर कम है तो वो स्थिति जो होती है बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर हो जाती है, 11.5 से भी कम वाली। तो ये स्थिति याद रखना है। इसमें स्केल को भी आपको याद रखना है कि स्केल कैसा रहता है, स्केल पे कौन सा रंग रहता है, ये भी आपको याद रखना है। सपोज़ कीजिए ये स्केल है, बच्चे की आपने बाह में इसको डाल दिया है। ठीक है,
देखो ये स्केल बनाया है मैंने। अब स्केल में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप इसको करेंगे। देखो अगर ये रेड आ रहा है, आपसे पूछते हैं MUAC स्केल में लाल कलर जो आता है वो किस प्रकार के माल न्यूट्रिशन को बताता है, तो वो सीवियर माल न्यूट्रिशन को बताता है। किसको बताता है? सीवियर माल न्यूट्रिशन को बताता है। यदि कितने से कम आता है? यदि 11.5 से कम आता है, 11.5 से कम आता है तो वो सीवियर माल न्यूट्रिशन को बताता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 11.5, ठीक है, 11.5 से कम आ रहा है लाल कलर में। जो पीले रंग आता है, पीला रंग किस पे होता है? पीला रंग मतलब मध्यम होता है 11.5 से 12.5 तक। ये क्या होता है? जो पीला रंग होता है, ठीक है। 12.5 से 13.5 तक जो होता है वो हरा रंग होता है, मतलब सामान्य स्थिति होती है। अब 13.5 के जो ऊपर आ जाता है वो नीला रंग हो जाता है। नीला रंग जो होता है मतलब अच्छा पोषित बच्चा है, उसकी स्थिति अच्छी है। इस प्रकार से स्केल होता है। स्केल को क्या होते हैं? हाथ की जो भुजा होती है, मिड आर्म्स जो होता है बीच में, उसको बांध देते हैं हाथ में, और उसके अनुसार उसकी हाथ की जो उसकी व्यास बोले, सरकमफेरेंस बोले, उसकी परिधि को नापा जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसका निकाला जाता है कि उसका कुपोषण का स्तर क्या होगा और बच्चा जो है वो कितना ज़्यादा कुपोषित होगा, उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो यहाँ पे 11.5 से 12.5 आ जाएगा तो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? मध्य आ जाएगा। अगर आपसे पूछें कि 11.5 से 12.5 है तो किस रंग का रहेगा, तो और किस रंग का रहेगा? पीले रंग का रहेगा। 11.5 से 12.5 है तो किस में रहेगा? पीले रंग का रहेगा। अगर आपसे पूछे 11.5 से कम है तो किस रंग में रहेगा? तो लाल रंग में रहेगा। आपसे बोलें 12.5 से ज़्यादा है तो किस रंग में रहेगा? तो हरे रंग में रहेगा। अगला है MUAC स्केल में अगर 16.5 आता है तो कुपोषण कौन सी कैटेगरी का रहेगा? कुपोषण सामान्य कैटेगरी का रहेगा। अभी कितना रहेगा? सामान्य कैटेगरी का रहेगा। और किस कलर में आ जाएगा? हरे कलर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? हरे कलर में आ जाएगा। एक नाम याद रखो, SAM, MAM और NAM। SAM का मतलब होता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, MAM का होता है मिड एक्यूट माल न्यूट्रिशन और NAM का होता है नो एक्यूट माल न्यूट्रिशन। SAM मतलब क्या हो जाएगा? SAM मतलब सीवियर, मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है तभी 11.5 से कम आ रहा है। हाथ का उसका जो हाथ का जो व्यास है वो बहुत कम आ रहा है, हाथ की जो भुजा है बहुत दुबला पतला बच्चा है तो 11.5 से भी कम आ रहा है। तो SAM की क्या हो जाएगा मान? 11.5 से कम हो जाएगा। MAM मतलब हो जाता है मिड एक्यूट माल न्यूट्रिशन, मतलब मध्य स्थिति है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुपोषित है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सामान्य है, तो 11.5 से 12.5 हो जाएगा। और NAM का मतलब क्या होता है? नो एक्यूट माल न्यूट्रिशन, कोई भी ऐसा तीव्र कुपोषण नहीं है, तो 12.5 से ऊपर जो होगा वो NAM हो जाएगा। ये तीनों फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, SAM, MAM और NAM, ठीक है। SAM मतलब सीवियर, MAM मतलब हो जाएगा मिड और NAM मतलब नो, और AM का मतलब क्या हो जाएगा? एक्यूट माल न्यूट्रिशन। 16.5 आएगा तो सामान्य हो जाएगा और रंग कौन सा आ जाएगा? हरा आ जाएगा। अगला है MUAC स्केल में यदि 9.5 मान आता है तो बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है और कलर कौन सा हो जाता है? लाल कलर का स्केल आता है। अभी मैंने बताया था कि 11.5 से कम होता है तो स्केल पे कौन से कलर का मान आता है? लाल कलर का मान आता है। 12.5 से अगर अधिक होगा तो हरा कलर आएगा और 11.5 से अगर 12.5 के बीच होगा तो पीला कलर आ जाएगा और लाल कलर आ जाएगा तो कौन सी स्थिति आ जाएगी? SAM हो जाएगी। SAM को क्या बोलते हैं? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि स्केल पीले रंग पर रुकता है तो कुपोषण कौन सी कैटेगरी में आता है? मध्यम कैटेगरी में आता है, मतलब 11.5 से 12.5 तक का कुपोषण जो होता है वो मध्यम कैटेगरी में आ जाएगा। बेस्टिंग क्या होता है? बेस्टिंग मतलब होता है कि तीव्र कुपोषण। तीव्र कुपोषण क्या होता है? बहुत जल्दी से, क्रोनिक नहीं होगा। क्रोनिक तो क्या होगा? बोनापन, स्टंटिंग जो होता है वो क्रोनिक होता है, लेकिन तीव्र कुपोषण होता है वेस्टिंग। क्या होता है? मतलब अचानक से वजन गिरता है। तीव्र मतलब बहुत जल्दी से हो जाना, अचानक से वजन जो गिर जाता है उसको हम तीव्र कुपोषण बोलते हैं। तो वेस्टिंग के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तीव्र कुपोषण हो जाएगा। वेस्टिंग को हम क्या बोलेंगे? तीव्र कुपोषण बोलेंगे, जबकि स्टंटिंग को हम क्या बोलेंगे? क्रोनिक कुपोषण बोलेंगे। ये दोनों में अंतर बहुत बारीक है वेस्टिंग स्टंटिंग में, लेकिन आपको याद रखना है कि वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? तीव्र कुपोषण होता है, बहुत जल्दी से कुपोषण हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, कुपोषण से बचने के लिए बच्चे को कितने घंटे बाद माँ का दूध पिलाना चाहिए? कितने घंटे बाद पिलाना चाहिए? तो 1 घंटे बाद माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ के दूध में क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम के अलावा माता के दूध में IgA एंटीबॉडी भी होती है, प्रोटीन भी दुगना पाया जाता है, वसा भी बहुत ज़्यादा बसा बहुत, जो शुरू के 3 दिन का दूध होता है ना, उसमें बसा कम पाई जाती है। बाकी के जो दिनों के दूध होते हैं उसमें बसा अधिक पाई जाती है, लेकिन शुरू के जो 3 दिन होते हैं उसमें बसा क्या होती है? कम पाई जाती है। कुपोषण से बचने के लिए बच्चे को कितने घंटे के बाद माँ का दूध पिलाना चाहिए? 1 घंटे बाद बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। अगला है, इनमें से ठीकनापन क्या है? उम्र के अनुसार लंबाई में वृद्धि नहीं होना, लंबाई की तुलना में वजन कम होना, ये तो होगा नहीं। बेस्टिंग क्या होती है? बेस्टिंग मतलब होता है वजन कम होना। यहाँ पे ठिगनापन की बात हो रही है तो ये भी नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा? उम्र के अनुसार लंबाई में वृद्धि ना होना। ठिगनापन क्या हो जाएगा? उम्र के अनुसार लंबाई में वृद्धि नहीं होने को हम क्या बोलते हैं? ठिगनापन बोलते हैं। ठिगनापन क्या कहलाता है? उम्र तो है लेकिन क्या हो रही है? लंबाई में वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठिगनापन बोलेंगे। और इसको और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टंटिंग बोलते हैं। अगला है, बोनापन को क्या बोलते हैं? अभी ऊपर बता दिया, बोनापन को क्या बोलते हैं? स्टंटिंग बोलते हैं। बोनापन क्या कहलाता है? स्टंटिंग कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1 साल का जो बच्चा होगा उसका आदर्श वजन कितना होना चाहिए? 1 साल के बच्चे का, 1 साल का जो बच्चा होता है उसका आदर्श वजन लगभग 10.5 किलो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10.5 किलो होना चाहिए। एक 6 महीने का जो बच्चा होता है, देखो जब बच्चा नवजात होता है, सपोज करो नवजात जो बच्चा है, नवजात बच्चा आदर्श वजन होता है 3.5 किलो। 3.5 किलो उसका आदर्श वजन होता है जब नवजात होता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसका वजन अपने जन्म के वजन का दुगना हो जाता है। तो 6 महीने में उसका वजन कितना हो जाता है? 7 किलो हो जाएगा। और जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसका जो वजन होता है वो अपने जन्म के वजन का लगभग तिगना हो जाता है। कितना हो जाता है? लगभग तिगना हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 10.5 किलो हो जाएगा। तो कितना होना चाहिए? 1 साल के बच्चे का आदर्श वजन कितना होना चाहिए? 10.5 किलो होना चाहिए 1 साल के बच्चे का आदर्श वजन। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होना चाहिए? जो अच्छा वजन होना चाहिए वो 3 से 4 किलो होना चाहिए, और जो लंबाई है वो लगभग 48 से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन कितना होना चाहिए? 3 से 4 किलो होना चाहिए, और लंबाई कितनी होना चाहिए? 48 से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। जन्म के समय बच्चे की लंबाई कितनी होना चाहिए? कितनी लंबाई बच्चे की होना चाहिए? लगभग 20 इंच होती है, या इसको हम सेंटीमीटर में 48 से 50 सेंटीमीटर बोलेंगे, और इंच में क्या बोलेंगे? 20 इंच के लगभग बच्चे की लंबाई होनी चाहिए जन्म के समय। वर्गीकरण को भी तरीके से याद रखना, वर्गीकरण भी अच्छे से याद रखना। स्टंटिंग वेस्टिंग वाला ये एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा अन्य अभी ये पढ़ा है कि जन्म के समय एक साल में बच्चे का वजन 10.5 किलो हो जाता है, और आपसे पूछें 2 साल में बच्चे का वजन कितना हो जाएगा, तो 2 साल में बच्चे का वजन हो जाएगा 13.5 किलो। 2 साल में बच्चे का वजन कितना हो जाएगा? 2 साल में बच्चे का वजन 13.5 किलो हो जाएगा। और जब बच्चा 1 साल का होगा तो उसका कितना हो जाएगा? 10.5 किलो हो जाएगा, और 2 साल में 13.5 किलो हो जाएगा। जबकि लंबाई उसकी 20 इंच होती है इंच में, और सेंटीमीटर में कितनी होती है? 48 से 50 सेंटीमीटर होती है। लगभग अगर देखा जाए तो एवरेज देखा जाए तो 18 से 22 इंच होती है। 1 साल में जो बच्चे की लंबाई होती है वो 75 से 76 सेंटीमीटर हो जाती है। बच्चे की लंबाई 4 साल में, जब वो 4 साल का होता है तो अपने जन्म की दुगनी हो जाती है, और जब वो 13 साल का होता है तो अपने जन्म की तिगुनी हो जाती है। अगला है, जन्म के समय पूर्ण शिशु अवधि में शिशुओं की औसत लंबाई कितनी होना चाहिए? 48 से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, या 20 इंच होना चाहिए, या बोल सकते हो 18 से 22 इंच होना चाहिए। इंच में भी याद रखना। और 1 साल में बच्चे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 साल में बच्चे की लंबाई 75 से 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। 4 साल में बच्चे की लंबाई जन्म की लंबाई की दुगनी होनी चाहिए, मतलब लगभग 100 से 101 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जब बच्चा 13 साल का हो जाएगा तो इसकी लंबाई कितनी होना चाहिए? लगभग तिगुनी होना चाहिए, मतलब 115 से 120 सेंटीमीटर की लंबाई होना चाहिए। अगला है, 1 साल के बच्चे की लंबाई कितनी होना चाहिए? अभी मैंने बताया 1 साल के बच्चे की लंबाई कितनी होना चाहिए? 76 सेंटीमीटर होना चाहिए।
किस उम्र में बच्चों की लंबाई अपने जन्म की लंबाई की तिगुनी हो जाती है? तिगुनी कब हो जाती है? 13 साल में हो जाती है। अगर बच्चा 50 सेंटीमीटर का जन्म लिया है तो जब वो 13 साल का होगा तो वो कितनी सेंटीमीटर का हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कब? जब वो 13 साल का होगा। अगला है, किस रोग को हम एडिमेटस कुपोषण भी बोलते हैं? एडिमेटस कुपोषण बोलते हैं क्वासिओरकर को। किसको बोलते हैं? क्वासिओरकर को एडिमेटस कुपोषण बोलते हैं। इसमें क्या होता है? लीवर पर फैट चढ़ जाता है। लीवर पर क्या होता है? फैट चढ़ जाता है एडिमेटस कुपोषण में। एडिमा से जुड़े होने के कारण इसको हम एडिमेटस कुपोषण कहते हैं। 3 से 5 वर्ष की आयु में ये अधिक देखा जाता है। इसकी खोज जो हुई थी 1933 में हुई थी। कब खोज हुई थी इसकी? 1933 में हुई थी। और एक सिसिली विलियम्स थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। किसने की थी? सिसिली विलियम्स थे एक, उन्होंने इसकी खोज की थी क्वासिओरकर की। किसने की थी? सिसिली विलियम्स ने की थी। अफ्रीका में सबसे पहले इन्होंने इसका वर्णन किया था। इससे पूरे शरीर में कुपोषण हो जाता है, थकान, प्यास लगने लगती है, एडिमा हो जाता है, जैसे शरीर में से पानी नहीं निकलता है, और पेट फूल जाता है, दस्त लगते हैं, बिना कारण से बच्चों में बिना कारण से बच्चों का स्वास्थ्य गिरने लगता है, और हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, त्वचा में दरोरा हो जाता है, और सबसे मेन चीज़ मून फेस हो जाता है। मैंने सबसे ऊपर बताया था मून फेस हो जाता है, और एंटी डायरेटिक हार्मोन बढ़ जाता है। हाइपोवोलेमिया हो जाता है। हाइपोवोलेमिया मतलब शरीर में से पानी नहीं निकलता है, और एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होता है? बढ़ जाता है। हाइपोवोलेमिया क्या हो जाता है? शरीर में बाहरी तरल पदार्थों की कमी हो जाती है, और जो अंदर का तरल पदार्थ है वो बनने लगता है, जैसे पानी और सोडियम की भी कमी हो जाती है। हाइपोवोलेमिया के कारण दस्त और उल्टी भी आती है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो हाइपोवोलेमिया है वो किसका लक्षण है? हाइपोवोलेमिया किसका लक्षण होता है? तो हाइपो जो वोलेमिया होता है इसी एडिमेटस कुपोषण का लक्षण होता है। इसके अलावा ये भी पूछते हैं कि किस रोग में एडीएच हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो कुपोषण है उसमें किस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है? तो कुपोषण में एंटी डायरेटिक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड देखिए, हम इस प्रकार से हमारे बैच में ई बुक भी प्रदान कर रहे हैं, थ्योरी और ट्रिक के साथ साथ। इसके अलावा आपको केवल एक ये ई बुक ही लेना है तो आप हमारा प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसमें इस प्रकार की सारी बुक रहेंगी, जैसे कि विकास और पंचवर्षीय योजना के 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो 200+ MCQ रहेंगे। टीबी और निमोनिया का रहेगा। स्कूल पूर्व शिक्षा के 1040 MCQ मिलेंगे। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 MCQ मिलेंगे। मादा जनन तंत्र के, पुरुष जनन तंत्र के MCQ मिलेंगे। ये ग्रंथि और हार्मोन के 300+ MCQ मिलेंगे। जितने भी अधिनियम सिलेबस में हैं 2000+ MCQ सारे अधिनियम के दिए जाएंगे। इसमें करंट, महिला और बच्चों से संबंधित जितने भी अधिनियम बनाए गए हैं सारे, चाहे बाल श्रम नीति हो, चाहे मातृत्व लाभ अधिनियम हो, चाहे प्रसव पूर्व लिंग चयन अधिनियम हो, सब कुछ इसमें दिया गया है। टेस्ट, ट्रिक, वीडियो, प्रैक्टिस, MCQ सारा कुछ हमारे बैच में दिया जाएगा। ये है हमारा पूरा बैच की जानकारी। हम जीतेंगे बैच केवल 499 में दिया जा रहा है। कठिन टॉपिक इसमें ट्रिक के साथ कवर कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस भी, थ्योरी भी, MCQ भी, वीडियो लेक्चर, और ये सब कुछ किसके माध्यम से चलाया जा रहा है? टेलीग्राम के माध्यम से चलाया जा रहा है। टॉपिक वाइज MCQ ई बुक मिलेगी। हर टॉपिक के हज़ारों प्रश्न, 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है। करीब 15,000 MCQ प्रैक्टिस प्रश्न मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा ट्रिक नहीं लेना है, थ्योरी नहीं लेना है, केवल आपको हमारे MCQ केवल चाहिए और टेस्ट अकेले देना है, तो टेस्ट के लिए और MCQ के लिए आप हमारे ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 399 रुपये है। ये नवजात के भी 200 MCQ आपको इस प्रकार से दिए जाएंगे। तो जो भी आप हमारा ये बैच लेना चाहते हैं, जैसे ये कुपोषण की PDF है, ये सारी चीज़ें, ये मैक्सिमम इस PDF में सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो ये भी PDF आपको हमारे प्रैक्टिस बैच में भी भेज दी जाएगी, और आपको हमारे हम जीतेंगे बैच में भी भेज दी जाएगी। तो जो भी आप लेना चाहते हैं दोनों बैच में से भी, और आपको चाहते हैं कि आपको ई बुक से प्रैक्टिस करना है, आपको हर टॉपिक के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाए, पूरे अधिनियम की आपको प्रैक्टिस मिल जाए, आपको प्रैक्टिस बैच मिल जाए, या आप ये चाहते हैं कि आपको सारे MCQ मिल जाएं, या आपको चाहते हैं कि आपको अभी समय है तो आप ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद कर पाए। ट्रिक से बहुत जल्दी समय में और बहुत लंबे समय तक याद रहता है, और एक टॉपिक बहुत जल्दी याद हो जाता है। ऐसे ही हम एक पूरा प्रबंधन का देने वाले हैं। एक प्रबंधन की एक ही बुक देंगे MCQ की, उसमें प्रबंधन के सारे टॉपिक के वस्तुनिष्ठ रहेंगे, सब कुछ उसमें रहेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
ऐसे ही कुपोषण की, ऐसे ही टीकाकरण की सारे टॉपिक की एक PDF आपको दे दी जाएगी MCQ की भी। पूरा का पूरा प्रबंधन का जो 45 नंबर का पेपर आने वाला है प्रबंधन के, हम करीब आपको 1000 MCQ हर टॉपिक के एक साथ मर्ज करके दे देंगे। तो आपको बस वही पढ़ना है प्रबंधन में, आपके 45 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। क्वासिओरकर की खोज कब हुई थी? अभी मैंने बताया 1933 में विलियम सिसिली ने क्वासिओरकर की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी में फैट पर लीवर पर फैट चढ़ जाता है? तो मैंने अभी बताया था क्वासिओरकर, इसमें ADH हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है जिसके कारण शरीर से पानी नहीं निकलता और क्या होता है, जो एडिमा रोग हो जाता है, पानी के कारण सूजन हो जाती है। मून फेस किस बीमारी का लक्षण है? मून फेस क्वासिओरकर बीमारी का लक्षण है। और मरासमस का कौन सा लक्षण है? मंकी फेस। मरासमस का मंकी फेस लक्षण है और मून फेस किसका लक्षण है? क्वासिओरकर का मून फेस लक्षण है। अगला है, क्वासिओरकर में किस हार्मोन का सीक्रेट होना बढ़ जाता है? ADH हार्मोन का। एंटी डायरोटिक हार्मोन ये बोलते हैं, एंटी डायरोटिक हार्मोन ही बोलते हैं हम इसको। इस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है क्वासिओरकर बीमारी में, जिसके कारण क्या होता है कि शरीर में से पानी नहीं निकलता। ADH जो हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस में बनता है और पीयूष ग्रंथि का जो पीछे वाला भाग होता है वहाँ से ये निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, फैलोपियन नलिका जो होती है, फैलोपियन नलिका जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? फैलोपियन नलिका की लंबाई कितनी होती है? सारे लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। फैलोपियन नलिका की लंबाई कितनी होती है? जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। फैलोपियन नलिका की लंबाई कितनी होती है? अगला क्वेश्चन है, मरासमस किस उम्र के बच्चों में होना आरंभ हो जाता है? मरासमस 3 साल से 6 महीने में, 18 साल में, 1 साल में। देखो, मरासमस छोटे बच्चों को ग्रसित करता है जबकि क्वासिओरकर 3 से 5 साल के बच्चों को करता है, जबकि मरासमस 6 महीने से कम वाले बच्चों को भी करने लगता है। तो मरासमस किस उम्र के बच्चों में होना आरंभ हो जाता है? 6 महीने के बच्चों में मरासमस होना आरंभ हो जाता है। मरासमस में क्या होता है, शरीर में बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, मंकी फेस, सूखा रोग हो जाता है, सामान्य सिंड्रोम रोग होता है, इसमें एडिमा की कमी हो जाती है, बसा की कमी हो जाती है ना, शरीर में से खून की कमी हो जाती है। सारी चीज़ें मरासमस में देखने को मिलती हैं। अगला है, इसमें किस रोग को सूखा रोग भी बोलते हैं? मरासमस को सूखा रोग बोलते हैं। अगला है, मरासमस और क्वासिओरकर में क्या अंतर है? एडिमा की उपस्थिति। क्वासिओरकर में एडिमा होता है जबकि मरासमस में एडिमा नहीं होता, इसलिए क्वासिओरकर को हम एडिमेटस कुपोषण भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोमेज वर्गीकरण कितने वर्ष तक के बच्चों में किया जाता है? क्वासिओरकर से संबंधित जो वर्गीकरण है, गोमेज है, वेलकम है, वाटरलू है, ये तीनों वर्गीकरण होते हैं। गोमेज जो वर्गीकरण होता है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है। कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गोमेज वर्गीकरण होता है? गोमेज जो वर्गीकरण होता है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है। गोमेज वर्गीकरण बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को वर्गीकृत करने वाली सबसे प्रारंभिक सिस्टम में से एक होता है। इसमें डिग्री के अनुसार, आयु के अनुसार बच्चे का वजन नापा जाता है कि उसकी आयु के अनुसार उसका वजन कितना है। लंबाई के अनुसार नहीं, उसकी आयु के अनुसार नापा जाता है। जैसे कि हम सपोज करते हैं कि देखो, इसमें अलग अलग डिग्री होती है। पहले बता दूं, 90% मतलब होता है, अगर 90% मान आता है तो बच्चा जो होता है सामान्य पोषित होता है। 90% पे सामान्य होता है। 76 से 90% अगर आ रहा है तो प्रथम डिग्री कुपोषण होता है। 76 से 90 आ रहा है तो प्रथम डिग्री कुपोषण होता है। 61 से 75% अगर आ रहा है तो 2 डिग्री कुपोषण होता है। और 60 से कम आ रहा है, 60 से कम आ रहा है तो 3 डिग्री कुपोषण होता है। 60% से कम आ रहा है तो क्या होता है? 3 डिग्री कुपोषण होता है। ठीक है, तो ये अब इनको कैसे निकालेंगे कि ये पहला डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा? तो इसके लिए कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमको पता होना चाहिए कि एक सामान्य बच्चे का वजन कितना है। एक सामान्य, जैसे कि बात करते हैं हम एक नवजात बच्चे का, निकालते हैं कि कौन सी डिग्री कुपोषण है। हमको पता है कि एक नवजात बच्चे का एक औसत वजन अगर हम निकालें तो सपोज करो औसत वजन हमने कहा 4 किलो है। ठीक है, एक नवजात बच्चे का औसत वजन किलो कितना है? 4 किलो है। लेकिन एक दूसरा बच्चा है, उसी उम्र एक ही होना चाहिए, उम्र होना चाहिए, दोनों नवजात हैं। एक नवजात बच्चा है, उसका वजन कितना आया है? 4 किलो आया है। अब हमने एक और दूसरा बच्चे का लिया, उसका हमें देखना है कि उसका कुपोषण कितने डिग्री पर है। तो अगर हमने देखा तो उसका वजन कितना आया है? 2 किलो आया है। फिर हमने इसमें इंटू कर दिया, किसका? 100 का हमने इंटू कर दिया। तो
यहाँ पे कितना आ गया, ये 50 डिग्री आ गया। अब 50 डिग्री यहाँ देखो 60 से कम में कौन सी डिग्री होगी, 60% से कम में 30 डिग्री होगी। तो यहाँ पे 50 उत्तर आ रहा है, मतलब ये कौन सी डिग्री हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। अगर मान जो होता है 60 से कम आता है तो 30 डिग्री होती है, 61 से 75 आता है तो 2 डिग्री होती है, 76 से 90 आता है तो 1 डिग्री होती है, और 90% आता है तो सामान्य होता है। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निकाला जाता है। 1 डिग्री कब सामान्य तो हो जाएगा, 90 वाला तो सामान्य हो जाएगा। 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री कुपोषण कितना कहलाता है, 76 से 90 वाला 1 डिग्री कहलाता है। 2 डिग्री वाला कौन सा कहलाता है, 61 से 75 वाला 2 डिग्री कहलाता है। और 3 डिग्री वाला क्या कहलाता है, 60 से कम। आपसे अगर पूछें कि एक नवजात बच्चा है और एक नवजात बच्चे का वजन 2.5 किलो है, एक नवजात बच्चे का वजन 2.5 किलो है और एक सामान्य बच्चे का वजन जो है वो 3.5 किलो है, वो कौन सी डिग्री में आएगा, वो कौन सी डिग्री में आएगा। तो ये पॉइंट से पॉइंट हम काट देंगे। देखो ये करीब 71 कुछ आ रहा है, ठीक है। अब 71 में हम कौन सी डिग्री देख रहे हैं, 61 से 75 में कौन सी डिग्री आ रही है, कौन सी डिग्री आ रही है, सेकेंड डिग्री आ रही है। तो अगर 71% मान आ रहा है मतलब वो सेकेंड डिग्री है। तो इस प्रकार से हम डिग्री को निकाल लेते हैं कुपोषण में। अगर 60 से कम आता है तो जो तीसरी डिग्री होती है, 61 से 75 तक आता है दूसरी डिग्री होती है, 70 से 90 आता है तो पहली डिग्री होती है, और 90% से अधिक है तो सामान्य है। 5 वर्ष से कम बच्चों में किया जाता है, और किसके अनुसार किया जाता है, ये आयु के अनुसार वजन को नापा जाता है। अगला है, यदि गोमेज वर्गीकरण में मान 73% आया है तो कौन सा डिग्री कुपोषण होगा। अभी मैंने बताया था कि 90 प्लस है तो वो कौन सा होगा, सामान्य कुपोषण होगा। यदि 76 से 90 है, 76 से 90 है तो वो कौन सा होगा, पहली डिग्री होगा। 61 से 75 है, 61 से 75 है तो कौन सा होगा, दूसरी डिग्री होगा। और 60 से कम है, अगर 60 से कम है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है, 30 डिग्री होगा। यहाँ पे 73% आया है, मतलब 61 से 75 में आया है तो कौन सी डिग्री हो जाएगा, द्वितीय डिग्री हो जाएगा। वेलकम वर्गीकरण के अनुसार अब आ रहा है वेलकम वर्गीकरण। वेलकम वर्गीकरण भी क्या बताता है, एडिमा की उपस्थिति बताता है। मतलब ये क्या कर रहा है, इसने एडिमा की उपस्थिति के अनुसार बांट दिया है कि यदि मान अगर 60 से 80% आता है और एडिमा अनुपस्थित होता है तो बच्चा केवल अंडरवेट में आता है। अगर 60 से 80% मान आता है, मान वैसे ही निकालेंगे जैसे अपन ने अभी गोमेज का निकाला था। 60 से 80% आता है और एडिमा कैसा होता है, एडिमा एब्सेंस होता है, एडिमा नहीं रहता, एडिमा एब्सेंस होता है। तो बच्चा किस कैटेगरी में आता है, तो बच्चा आ जाता है अंडरवेट कैटेगरी में, ठीक है। अगर लेकिन 60 से 80% होता है और एडिमा प्रेजेंट होता है तो वो कौन सी स्थिति में आ जाता है, क्वासिओरकर में आ जाता है। 60 से 80% है, एडिमा अनुपस्थित है तो वो अंडरवेट आ जाता है। 60 से 80% है और एडिमा उपस्थित है तो वो क्वासिओरकर में आ जाता है। मतलब क्वासिओरकर मतलब एडिमा होना। लेकिन अगर 60 से कम होता है, 60 से कम होता है और एडिमा अनुपस्थित होता है तो वो होता है मरासमस। 60 से कम होता है और अगर एडिमा अनुपस्थित है तो वो होता है मरासमस। 60 से कम है और एडिमा भी उपस्थित है तो वो होता है मरासमस प्लस क्वासिओरकर दोनों हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं वजन 60 से 80% है और एडिमा अनुपस्थित है। तो एडिमा अनुपस्थित है और 60 से 80% है, तो अनुपस्थित है तो क्वासिओरकर तो होगा ही नहीं। और मरासमस के लिए 60 से कम होना ज़रूरी है, मरासमस के लिए 60 से कम होना परसेंटेज ज़रूरी है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इसका अंडरवेट हो जाएगा। अंडरवेट में एडिमा भी अनुपस्थित होता है और 60 से 80% मान भी होता है। वेलकम वर्गीकरण एडिमा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही चयन करता है। वाटरलू वर्गीकरण जो होता है वो किस पर आधारित होता है, वाटरलू वर्गीकरण जो होता है वो लंबाई के अनुसार, वजन के अनुसार डिग्री देता है। लंबाई और वजन के अनुसार डिग्री देता है, मतलब वजन के अनुसार, आयु के अनुसार जो लंबाई होती है उस पर आधारित होता है। वो जैसे कि स्टंटिंग जो होता है वो उम्र के लिए, उम्र का ऊंचाई का प्रतिशत होता है। जो वेस्टिंग होता है वो ऊंचाई के लिए वजन का प्रतिशत होता है। जिस तरह गोमेज जो होता है वो वजन के अनुसार डिग्री देता है, ऐसे वाटरलू जो होता है वो लंबाई के अनुसार डिग्री देता है। लंबाई के अनुसार कैसे डिग्री देता है, जैसे कि
गोमेज वर्गीकरण क्या करता है? गोमेज वर्गीकरण एक सामान्य बच्चे की लंबाई देखता है, सामान्य बच्चे का वजन देखता है और एक कुपोषित बच्चे का वजन देखता है, उसके अनुसार डिग्री निकालता है। ऐसे ही वाटरलू क्या करता है? सामान्य बच्चे की लंबाई दिखाता है, लंबाई दिखता है और फिर एक कुपोषित बच्चे की लंबाई दिखता है, उसके अनुसार फिर डिग्री निकालता है। तो वाटरलू वर्गीकरण किसके अनुसार है? आयु के अनुसार लंबाई पर होता है। उम्र के अनुसार से अगर ऊंचाई में कमी होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बोनापन बोलेंगे। ऊंचाई के अनुपात में अगर वजन में कमी होती है तो उसको हम वेस्टिंग बोलते हैं। और उम्र के हिसाब से अगर वजन में कमी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम वजन वाला बच्चा बोलते हैं, अगर उम्र के अनुसार वजन में कमी होती है। इस प्रकार वाटरलू वर्गीकरण निकालते हैं। वाटरलू वर्गीकरण किसके अनुसार निकालते हैं? आयु के अनुसार लंबाई को निकालते हैं। अगला है वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 105वां आया है। इनमें से कौन कुपोषण की गंभीरता को दर्शाने का तरीका नहीं? गोमेज भी है, वाटरलू भी है, एडवर्ड जेनर नहीं है। गोमेज किसके अनुसार नापता है? गोमेज आयु के अनुसार वजन को नापता है और वाटरलू आयु के अनुसार लंबाई को नापता है। ठीक है, इसके अनुसार डिग्री देता है। डिग्री का देने का तरीका वही रहता है। यदि वजन कम होने के साथ साथ शरीर में एडिमा भी उपस्थित हो तो वो क्वासिओरकर कौन सा कहलाएगा? ये किस वर्गीकरण में बताया है? देखो, जो एडिमा की जो परिभाषा दी है, एडिमा के अनुसार जिसने बताया है वो बताया है वेलकम वर्गीकरण ने। वेलकम वर्गीकरण ने एडिमा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कुपोषण को परिभाषित किया। यदि वजन 60% से कम हो और एडिमा नहीं हो, केवल वजन 60% से कम हो तो वो क्या हो जाएगा? मरासमस। और यदि वजन 60% से कम हो और एडिमा भी हो तो मरासमस और क्वासिओरकर दोनों रोग हो जाएंगे। अगला है गोमेज वर्गीकरण का आधार क्या होता है? गोमेज वर्गीकरण का आधार है आयु के अनुसार वजन। आयु के अनुसार जो ऊंचाई है वो किसका है? वो वाटरलू का है। आयु के अनुसार ऊंचाई किसका है? वाटरलू का है। आयु के अनुसार कद में कमी होना। आयु के अनुसार यदि कद में कमी होती है तो वो क्या कहलाता है? स्टंटिंग कहलाता है। आयु के अनुसार कद में कमी होना मतलब हाइट कम होना क्या कहलाएगा? स्टंटिंग कहलाएगा। वेस्टिंग क्या कहलाएगा? हाइट के अनुसार वजन कम होना। और बोनापन को भी हम स्टंटिंग ही बोलते हैं। गोमेज वर्गीकरण के अनुसार तृतीय डिग्री के पोषण का प्रतिशत क्या होता है? 60% से कम होता है। 90% सामान्य होता है, 61 से 75 सेकेंड डिग्री होता है और 60% से कम कौन सी डिग्री होता है? थर्ड डिग्री होता है। गोमेज वर्गीकरण बच्चों में किसके आकलन पर आधारित होता है? वजन के आकलन पर आधारित होता है, मतलब वेस्टिंग पर आधारित होता है। आयु के अनुसार कम वजन पर। वह पोषक तत्व जिसकी कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, गर्भस्थ शिशु की जो मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं वो विटामिन के कारण हो जाती हैं। विटामिन की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो उस बच्चे के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं मस्तिष्क की वो नष्ट हो जाती हैं और सूजन भी आ जाती है। मिड डे मील प्रोग्राम में एक दिन में कितनी कैलोरी और प्रोटीन दिया जाता है? 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। कितना? 300 कैलोरी दी जाती हैं और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। मिड डे मील प्रोग्राम 1995 में आरंभ हुआ था और 2001-2 से यहाँ पे पका हुआ खाना दिया जाने लगा। ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसका एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, उसमें अलग से सारा जो मिड डे मील प्रोग्राम उसके सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराऊँगी। अगला है मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से हो जाता है मरासमस रोग। नवजात शिशु की त्वचा पर उपस्थित मक्खन जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? वेनिक्स कोसोसा कहलाता है। लेनुगो जो होता है बच्चे के शरीर पर उपस्थित बाल को हम लेनुगो बोलते हैं और जो मक्खन जैसा पदार्थ होता है उसको वेनिक्स कोसोसा बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 626019 अगर ये इसी प्रकार की सारी पीडीएफ, सारे टॉपिक वाइज की पीडीएफ आपको लेना है, एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर लो। ट्रिक वाला टॉपिक लेना है, ट्रिक से सारे टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि टीका आपको याद नहीं हो रहा है, वैक्सीन आप भूल रहे हो, प्रबंधन के टॉपिक आप भूल रहे हो, प्रबंधन का एक साथ पूरा बंच चाहिए आपको एमसीक्यू का, सारे टॉपिक का आप एक साथ एमसीक्यू चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा पूरा बैच की जानकारी है मैं आपको दे चुकी हूँ। ये सारी ई बुक आपको यहाँ पर मिलेंगी, जितनी भी ई बुक दी हुई हैं तो आप इनको परचेस कर सकते हैं। सारी ई बुक आपको हमारे बैच में मिल जाएंगी, प्रैक्टिस बैच में भी मिल जाएंगी और हम जीतेंगे बैच में भी मिल जाएंगी, सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।